हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का है सिलेबस है। इस इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के अंदर अपन जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसका जो चैप्टर है ट्रांसफार्मर, ये मान के चलना ये ITI ट्रेड जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एक तरह से ट्रांसफार्मर रीढ़ की हड्डी माना जाता है एक तरह से। तो ये ट्रांसफार्मर ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो भी मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उनके लिए भी, और जो अभी 2022 में एडमिशन है फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंतर्गत। तो खासकर सप्लीमेंट्री वाले तो इसको पढ़ ही लेना हर हाल में, आपको यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में इस चैप्टर से। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी इसको ज़रूर देखें। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पर कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा रहता है उसमें एक क्रैकल विधि आती है। जो क्रैकल विधि या क्रैकल टेस्ट काय के लिए करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी। जो ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। तो क्रैकल विधि जो अपनाई जाती है वो काय के लिए अपनाई जाती है। ट्रांसफार्मर में नमी की, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है उसमें नमी चेक करने के लिए, नमी यानी मॉइस्चर इसको बोलते हैं, शुद्ध भाषा में समझे तो सद्द। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा रहता है उसमें कितनी सद्द है, कितनी नमी आ गई है, तो उसके परीक्षण के लिए क्या करते हैं, क्रैकल टेस्ट किया जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, तो नमी का। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जो कोर है जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो लगी रहती हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में क्यों लगी रहती हैं। ताम्र हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, यांत्रिक क्षति को कम करने के लिए, डी में दिया भंवर धारा क्षति को कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर टुकड़े टुकड़े में जो कोर करने का उपयोग क्या है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, या आप बोल सकते हो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ हाई वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज है, प्रतिष्ठानों में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी वाला, विभव ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं आप। इससे क्या करते हैं, देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, वो भी वोल्टेज मापता है, लेकिन उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए, ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको कैसे मापेंगे, विभव ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है, एफिशिएंसी अधिक प्राप्त करनी है, तो क्या करना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है कि जो ताम्र हानि है और लोहे हानि है, मतलब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर, तब क्या होगा, अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। बिजली ट्रांसफार्मर बोल दो या पावर ट्रांसफार्मर बोल दो, उसके अंदर जो टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। ए में दिया वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें,
या द्वितीयक वोल्टेज स्तर बनाए रखना या अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। ठीक। ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर क्या है कि बुकोल्ज रिले लगी रहती है। कौन सी रिले? बुकोल्ज रिले। उसमें एक शीर्ष बुकोल्ज रिले में क्या है, एक शीर्ष फ्लोट लगा रहता है। उस स्विच का क्या कार्य है? नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, बी में अति भार की स्थिति में सक्रिय करें, सी में लघु सर्किट खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो अति भार की स्थिति में सक्रिय करें, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले लगती है उसमें जो शीर्ष फ्लोट स्विच है वो क्या करता है, अति भार की स्थिति में सक्रिय करें। मतलब अति भार मतलब ओवरलोडिंग। ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है तो वो सक्रिय रहे, और जैसे ओवरलोड हो जाए तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे, हटा दे, ये मतलब उसका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? तो अति भार की स्थिति में सक्रिय करें। यहाँ से ओवरलोडिंग कंडीशन, अति भार मतलब ओवरलोडिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? जो ये दिया हुआ है इस भाग का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं बुकोल्ज रिले। जो दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, बुकोल्ज रिले बोला जाता है। इसको सप्लीमेंट्री वाले ध्यान से इसका चित्र देख लीजिए, रेगुलर वाले भी इसका चित्र देख लीजिए। ये काय का चित्र है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ऐसा चित्र दिखेगा वहाँ पे, तो पहचानना पड़ेगा। तो बुकोल्ज रिले इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, जो स्टेबलाइजर होते हैं उसके अंदर लगा रहता है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक मतलब वोल्टेज को घटा बढ़ा दे ज़रूरत के हिसाब से। तो उसका नुकसान क्या है? अधिक हानियाँ, वजन में भारी, खराब वोल्टेज विनियमन, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं किया जाता। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी का काम करती है, प्राइमरी वाइंडिंग का, वही सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान ये है कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है द्वितीयक वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। ठीक। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है कि द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया था? पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया था? मतलब तो इसका पहले तो आंसर बता देता हूँ, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, डी। अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ। पोल समायोजित मतलब, पोल मतलब होता है खंबा, और वितरण मतलब जहाँ से लाइट बटती है। यानी कि कह सकते हैं जो पावर हाउस से 11 kV की लाइट आई है, अपने गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है वो पोल समायोजित मतलब लास्ट खम्भे अब है नहीं है, पोल समाप्त हो गए हैं। तो गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है उस ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग रहती है वो ठंडी कैसे करती है? तो एक तो उसमें तेल रहता है, वो नेचुरल मतलब अपने आप चलता रहता है। तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। हवा प्राकृतिक मतलब उसको हवा अपन ठंडा करने के लिए अलग से हवा तो दे नहीं रहे हैं, जो हवा चल रही है वायुमंडल की उसी से ठंडा रहता है। तो तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। तो ध्यान देना, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? मतलब ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? लास्ट। तो तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रतिशत विनियमन की गणना
करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्टेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 9.09%। क्वेश्चन लिख लेना, इसका आंसर नोट कर लेना। बाकी का न्यूमेरिकल कराऊंगा जब मुझे समझ में आएगा। सप्लीमेंट्री वाले तो क्वेश्चन को पढ़ ले और उसका आंसर नोट कर ले बस। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रण किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर पर जो ब्रीदर लगा रहता है उसमें नमी को कैसे नियंत्रण किया जाता है। सिलिका जेल का उपयोग करके, बी में दिया ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग करके, सी में दिया सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, डी में दिया अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करके। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, वो पावर ट्रांसफार्मर की कह रहा है, इसलिए अपन ने अमोनियम जेली का उपयोग किया है। पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड के द्वारा नमी को रोका जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा रहता है उस ऑयल के अंदर नमी न जाए, उसको कैसे रोका जाता है। तो अमोनियम जेली का उपयोग करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या काम रहता है। बिजली ट्रांसफार्मर बोल दो या पावर ट्रांसफार्मर बोल दो, तो उसमें वोल्टेज रिले का क्या कार्य रहता है। उच्च तापमान से सुरक्षा, बी में दिया तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, सी में दिया है टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, डी में दिया अति भार और लघु पतन दोष से सुरक्षा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वोल्टेज रिले लगी रहती है बिजली ट्रांसफार्मर के अंदर, वो वोल्टेज रिले क्या करती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान कराती है। ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। ओवरलोड मतलब कोई भी चीज़ है, अपन उससे 10 मोटर चला रहे हैं, 10 की जगह 15 चलाने लग गए तो ओवरलोड हो गया वो। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं तार बढ़ गए, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ओवरलोड हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बिजली ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज रिले लगी है ना, तो मुख्य सप्लाई को अलग कर देती है, जिससे वो ट्रांसफार्मर और बाकी के जो उससे जुड़े हुए चीज़ें वो सब बच जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है बिजली ट्रांसफार्मर वोल्टेज रिले काम क्या रहता है, अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। इंग्लिश में भी ध्यान दे लेना, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया था। शॉर्ट सर्किट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा ध्यान देना, ताम्र हानि का निर्धारण किया जाता है। यहीं से अगला क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, तो ओपन शॉर्ट की जगह करेगा ओपन, शॉर्ट की जगह ओनली ओपन कर देगा, बाकी का पूरा क्वेश्चन यही कर देगा। इस तरीके से बता रहा हूँ, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण किया था। तो ओपन सर्किट में जो किया जाता है वो किया जाता है कोर लॉस, मतलब कोर हानि, ध्यान देना। और शॉर्ट सर्किट पूछ रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का उपयोग किया था, तो ताम्र हानि का। अगला क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। जो बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं उसमें चरणबद्ध कोर, मतलब कोर जो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली जो कोरें रहती हैं वो चरणबद्ध सिस्टम से क्यों लगाई जाती हैं। तो तांबे के उपयोग को कम करता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े ट्रांसफार्मर चरणबद्ध कोर का व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा है, तांबे के उपयोग को कम करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया था। जहाँ पावर नहीं पूछ रहा, पावर ट्रांसफार्मर नहीं कह रहा, ओनली ट्रांसफार्मर कह रहा है। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का प्रयोग किया था। तो ब्रीदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ही लगाई रहती है, डीपी में एक डिब्बी सी लगी रहती है ऊपर की साइड में, देखना कभी गाँव में, उसमें जो भरा रहता है वो सिलिका जेल भरा रहता है। तो वो क्या करता है, नमी को प्रवेश करने से रोकता है ऑयल के अंदर ट्रांसफार्मर में। ठीक। अगला क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर के समांतर
संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। मतलब क्या है कहने का कि दो ट्रांसफार्मर रखे हैं, दोनों को एक साथ समांतर क्रम में चलाना है तो क्या सही होना चाहिए। तो उनके बीच में जो फेज अनुक्रम है, कला अनुक्रम मतलब फेज अनुक्रम, फेज सीक्वेंस, ये जरूरी होना चाहिए। मतलब शुद्ध भाषा में समझें तो फेज का तार फेज से होना चाहिए, न्यूट्रल का न्यूट्रल से होना चाहिए। और दोनों फेज, जैसे दो ट्रांसफार्मर है तो दोनों फेज एक क्रम में लगे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे बैटरी में है, बैटरी में प्लस का माइनस से ना जोड़ें और माइनस का प्लस से जोड़ो, प्लस का प्लस से जोड़ो, माइनस का माइनस से जोड़ो। ऐसे इसमें रहता है, 3 फेज रहते हैं और तो दोनों ट्रांसफार्मर के फेज जो है सिस्टम से समांतर में लगे होने चाहिए। तो दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कालानुक्रम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक वोल्टेज E1, V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2, V2 के बीच मध्य संबंध क्या है। तो E1 बराबर E2 बराबर V2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दे लेना। और E2 बराबर V2 इसका आंसर हो जाएगा। याद करते रहना, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट ईयर वालों को, सप्लीमेंट्री वाले, और जो 2022 में एडमिशन है फर्स्ट ईयर चल रही है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर बनी रहती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है, सिलिकॉन स्टील, जिसमें सिलिकॉन और स्टील दोनों मिक्स रहती हैं, स्टील और सिलिकॉन दोनों मिक्स रहती हैं। तो उसके बारे में पूछ रहा है कौन सी चीज़ कितनी मिली रहती है। तो उसके अंदर जो स्टील रहती है वो 90% रहती है और सिलिकॉन रहता है वो 10% रहता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना, मतलब उसमें जो ट्रांसफार्मर की जो कोर बनी रहती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है। तो इसमें सिलिकॉन स्टील का एक मिश्र धातु है जो सिलिकॉन की और स्टील की दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए इसको सिलिकॉन स्टील बोलते हैं। तो इसमें स्टील और सिलिकॉन का परसेंट पूछ रहा, तो जो स्टील रहता है वो 90% रहता है, सिलिकॉन रहता है वो 10% रहता है। अगला क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में, प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े जाते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप में क्यों जोड़े जाते हैं। मतलब क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो अपने गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो 11 kV की लाइट जुड़ी रहती है वो डेल्टा में जुड़ी रहती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है गांव की तरफ वो जुड़ी रहती है काय में, स्टार में। तो उसका जोड़ने का क्यों जुड़ी जाती है, तो 3 कला 4 तार प्रणाली, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या के लिए 3 कला मतलब 3 फेज 4 तार के आसान वितरण के लिए। तो क्वेश्चन नोट कर लेना, समझ लेना। वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक कुंडली या प्राथमिक वाइंडिंग और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं, तो 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम हानि क्यों कर रहा है। वर्तमान ट्रांसफार्मर जो है का कोर, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम हानि क्यों कर रहा है। डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम हानि क्यों कर रहा है, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, इसलिए हानि कम हो रही है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। इस चित्र का नाम अच्छे से शकल देख लो, ये जो ट्रांसफार्मर है वायु कोर ट्रांसफार्मर है, वायु कोर
ट्रांसफार्मर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक ट्रांसफार्मर तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें, मतलब कॉपर लॉस कैसे ज्ञात करें। कोई ट्रांसफार्मर में उसका जो कॉपर लॉस है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा। इसमें देखा होगा ये शॉर्ट सर्किट के द्वारा। इससे पहले मैंने बताया था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ टेस्ट। अगर एग्जाम में या पेपर में ये पूछ ली जाए कोई ट्रांसफार्मर में उसमें ताम्र हानि ज्ञात करना हो या कॉपर लॉस ज्ञात करना हो तो कौन से टेस्ट का परीक्षण करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नोट कर लेना, समझ लेना। ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करेंगे, तो लघु परिपथ टेस्ट। वो क्वेश्चन में लिख लेना शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तांबे का नुकसान। और एक चीज़ और है, अगर ये पूछ ले पेपर में कि ट्रांसफार्मर में जो ताम्र हानियाँ होती हैं वो काय में होती हैं, तो कोर में, वो सॉरी बाइंडिंग में, कुंडली में। ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती हैं वो कॉपर लॉस काय में होता है, तो बाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। जो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर लगा रहता है, कंजर्वेटर कहाँ लगा रहता है, ट्रांसफार्मर में सबसे ऊपर वो डब्बा सा लगा रहता है, वो उसको बोलते हैं कंजर्वेटर। उसका कार्य क्या रहता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोड भिन्नता के कारण तेल के विस्तार की अनुमति देता है। मतलब जब ट्रांसफार्मर का ऑयल जब गर्म होता है तो ऊपर फैलता है, तो ऊपर वाले डब्बे में पहुंच जाता है, उसको कंजर्वेटर बोलते हैं। फिर वापस ठंडा होता है तो नीचे आ जाता है। तो ये ध्यान देना, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का कार्य क्या है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के वितरण की अनुमति देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया था। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट कोर ट्रांसफार्मर। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो आप, हाई फ्रिक्वेंसी उपयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो राइट कोर ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन को नोट कर लेना, समझ लेना। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, राइट कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। विभव ट्रांसफार्मर, तो विभव ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च प्रतिष्ठानों के वोल्टेज को मापता है। ध्यान देना, तो वही है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। पटलित कोर का उपयोग करना, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री प्रदान करना, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करा के। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। और विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों का वोल्टेज मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि आकलन किया जाता है, तो कोर हानि। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट बोल दो या ओपन सर्किट परीक्षण बोल दो, एक ही शब्द है ये। ओपन सर्किट परीक्षण या ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, कोर लॉस ज्ञात किया था, मतलब कोर हानि ज्ञात की जाती है। और यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात किया था, ताम्र हानि ज्ञात की जाती है, ताम्र हानि ज्ञात की जाती है। ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना अच्छे से। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, कोर हानि ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, ताम्र हानि, शॉर्ट सर्किट।
ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या कोर हानि ज्ञात कर लें। अगला क्वेश्चन है आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। जो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें दो वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसमें कौन सा ईएमएफ प्रेरित होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्योन प्रेरित ईएमएफ। तो दो आदर्श वाइंडिंग में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है, तो अन्योन प्रेरित ईएमएफ, या आपको ऐसे भी मिल सकता है म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ, अन्योन प्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन, फेराहाइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। फेराहाइट कोर का उपयोग नियत हानियों को कम करने के लिए, विद्युत व्यक्तीकरण को कम करने के लिए, ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो नियत हानि को कम करने के लिए। तो ध्यान देना क्वेश्चन में, फेराहाइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, नियत हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को मतलब कॉपर लॉस को, तांबे का नुकसान मतलब कॉपर लॉस, ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर के तार भरे रहते हैं उनका नुकसान क्या होता है कि जब करंट का मान बढ़ता है, कम होता है, तो क्या होता है, वो तार जो भरा रहता है उसके अंदर कमज़ोर हो जाता है। शुद्ध भाषा मतलब समझे तो बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। पटलित कोर का उपयोग, या कोर मोटाई का उपयोग, या उन्मुख कोर का उपयोग करके स्टेप्ड अरेंजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए पे गलती से लग गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें। तो बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए जो तकनीकी अपनाई जाएगी वो स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर की अपना कोर बनाना है तो किसका उपयोग किया जाएगा, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। मतलब जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वो पतले तार की अधिक टर्न की क्यों बनाई जाती है। ये है क्वेश्चन का कहने का मतलब। तो वो बनाई जाती है उच्च प्रेरण देने के लिए। बी में कह रहा है आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्रदान कराने के लिए, प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रेरण देने के लिए। तो क्यों वो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। क्वेश्चन जो है तो आंसर इसका सही लिख लेना, उच्च प्रेरण देने के लिए। क्वेश्चन को मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। जो वो ट्रांसफार्मर है, हर ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वो कह रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में पतला तार अधिक टर्न क्यों रखे जाते हैं, तो उच्च प्रेरण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। जो दिख रही है ये शीतलन विधि है, इसका चित्र अपने दिमाग में बसा लें। तो ये कौन सी विधि है, तेल प्राकृतिक ठंडा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये ट्रांसफार्मर दिया है इसका नाम क्या है। सप्लीमेंट्री वाले इस पर नज़र दे के रखें और फर्स्ट ईयर वाले जो चल रहे हैं वो भी इस पर नज़र रख के रखें। तो इसको बोलते हैं कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, बी। अगला क्वेश्चन है इसका कि ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। ऑफ लोड
टैप बदलने के लिए ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। क्वेश्चन को समझ लेना, नोट कर लेना। ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? तो इसलिए काट दिया जाता है लोड संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग करने के लिए। मैं संपर्क बिंदु मतलब जब तार जोड़ते हैं तो स्पार्किंग होती है, तो इसलिए पहले लोड को हटा देते हैं फिर तार जोड़ते हैं जिससे स्पार्किंग ना हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट प्रदान कराने का क्या उद्देश्य है? जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें विस्फोट बेंट क्यों लगाया जाता है? तो दबाव छोड़ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर रिलीजिंग के लिए दबाव छोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, विस्फोट बेंट का जो सिस्टम है वो अलग हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट प्रदान कराने का उद्देश्य क्या है? तो दबाव छोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको बार बार देखना, रिपीट कर कर के वीडियो को फ्री टाइम में समझना, और सप्लीमेंट्री वाले तो खासकर इस पर नज़र देना। और जो वर्ष 2022 में एडमिशन है वो इसको अच्छी तरीके से समझना और नोट भी करते जाना क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये ट्रांसफार्मर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।